शुक्रिया। नाज़रीन आदाब। इससे कबल हम लोगों ने गुप्त खानदान और उनकी क्या हैसियत रही थी हिंदुस्तान में और दूसरे ममालिक में, हम लोगों ने बताने की कोशिश किया है। आप जैसा कि जानते हैं कि गुप्त खानदान और मौर्य खानदान ये दोनों ऐसे हुक्मरान हुए हैं जो अपने कारकर्दगियों से हिंदुस्तान ही नहीं बर्रे आज़म में एक अहम मुकाम रखते हैं। गुप्त खानदान से केवल मौर्य खानदान के बाद 500 वर्षों तक, 500 सालों तक गुप्त खानदान अमल में आई और जाहिर सी बात है कि 200 सालों तक हुकूमत करने के बाद उन्होंने एक अच्छा हुकूमत इंतजामिया दिया। जाहिर सी बात है कि हम लोग देखते हैं कि 319 से जिस खानदान की शुरुआत हुई थी, करीब करीब 476 तक उस खानदान करीब करीब 200 सालों तक उसने हुकूमत किया। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े हुक्मरान के लिए इंतजामात को चलाने के लिए उसके इंतजामिया कमेटी का होना बहुत ही जरूरत थी। गुप्त खानदान ने पूरे हिंदुस्तान के करीब करीब सभी सूबों में आलीशान और एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की। उस इंतजाम को चलाने के लिए जाहिर सी बात है कि मरकजी इंतजामिया के साथ साथ सूबाई इंतजामिया, उसके बाद गांव, शहर और कमिश्नरी के एतबार से उन लोगों ने किस तरीके का इंतजाम किया था, यह हम लोग देखने को मिलेंगे। हम और आप जानते हैं कि गुप्त खानदान जो उसके हुक्मरान हुए, उन लोगों ने शुरुआती के दिनों में अपने लक़ब को इस तरीके से रखा कि एक आदमी उसकी हैसियत और हकीकत को समझ सकती है। जैसे इन लोगों ने अपनी हैसियत को कायम करने के लिए श्री गुप्त जो एक जागीरदाराना हुकूमत थी, उनके पास जागीरें थी, उन्होंने भी अपने आप को महाराज कहने से, युवराज कहने से कभी गुरेज नहीं किया। इसी तरीके से गुप्त खानदानों ने अपनी अहमियत को बताने के लिए कभी युवराज, कहीं परम देवता, कहीं पर परम भट्टारक, कहीं पर महाराज धीराज, कहीं पर एकाधिकार, कहीं पर परमेश्वर, कहीं पर देवता, कहीं पर पृथ्वीपाल, कहीं पर सम्राट, कहीं पर देवता। इसका मतलब यह हुआ कि गुप्त खानदान अपनी हैसियत को मनवाने के लिए उन्होंने अपने अपने ऐसे अलकाब से, लक़ब से नवाजा जो आम लोग
उसको समझ सके कि उस हुक्मरान की क्या हैसियत और हकीकत है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि बादशाहों के जरिया उनका कहना था कि हमको जो हुकूमत करने के लिए मिली है वो देवताओं का प्रतिनिधि यानी कि देवताओं का जो है वो असिस्टेंट बना करके हमको हिंदुस्तान में जिस जगह पर हिकमत अमली हुकूमत करने की मिली है उसी तरीके से उन लोगों का ये मानना है। इसीलिए इनके जो सबसे पहले आप देखेंगे कि गुप्त खानदान एक ऐसा खानदान था जहां पर मोनार्की यानी कि बादशाहियत कायम थी। आप इससे 500 कबल आप चले जाएं और अगर हम देखें मौज खानदान के लोगों को वहां पर मोनार्की भी थे और जमहूरियत भी थी, डेमोक्रेसी भी थी। इसीलिए आप बिहार के लिच्छवी जो गणराज्य जिसे जमहूरियत कहते हैं वहां से यह अमल में आती है कि वहां जो है जमहूरियत भी थी, लेकिन आप वो जो जमहूरियत और मोनार्की में दोनों में टकराव होने के वजह कर अशोक के हुकूमत के बाद हम देखते हैं कि अशोक के जमाने ही में वो उनका जवाल पजीर होना शुरू हो गया था। लेकिन गुप्त खानदान के लोगों ने अपनी बादशाहियत को कायम रखने के लिए, इसका मतलब यह हुआ कि पावर जो था पूरे मुल्क का एक सेंट्रलाइज था, यानी कि इंतजामिया जो थी वो एक जगह थी और आज के जिस तरीके से हुकूमत करने की जो रिवाज है उसी तरीके से हुकूमत कायम करने के लिए आप देखेंगे कि उसके सबऑर्डिनेट मंत्री और उनके रफका शामिल रहते हैं। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि मौर्य के हुकूमत में उन्होंने अपने आप को बहुत ही मजबूती से कायम किया और यही वजह है कि अपने आप को चक्रवर्ती यानी कि चारों तरफ का बादशाह तस्लीम किया। चारों तरफ का बादशाह का मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चक्रवर्ती कहा गया, यानी कि पूरे हिंदुस्तान के बादशाह उनको माना गया। तो जाहिर सी बात है कि गुप्त खानदान अगर इतनी बड़ी थी तो उसके इंतजामकार भी बहुत ही अहम रोल अदा करेंगे और उसको हुकूमत करने के लिए सबसे पहले उन्होंने गुप्त खानदान ने जुडिशियरी सिस्टम को, जिसे न्याय व्यवस्था कहते हैं, यानी कि उसके लिए मुनसिफाना काम करने के लिए, मुनसिफ करने के लिए किसी भी मुल्क के लिए यह जरूरी होता है कि जब तक इंतजामिया मजबूत है और कानूनी एतबार से कानून का इंतजाम चलाना है तो उसके लिए वहां पर दो तरह के कानून वहां पर मौजूद थे। एक जो कानून जो था गुप्त हुकूमत में हम पहली बार देखते हैं कि दीवानी कानून और फौजदारी कानून, ये दोनों कानून गुप्त खानदान में पहली बार देखने को मिला।
और इस कानून का सबसे बड़ा हेड जो होता था वो जो है बादशाह खुद होते थे। गुप्त खानदान के चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में और मुगल खानदान के जहांगीर के बारे में यह आम तरीके से कहावत थी कि अगर चंद्रगुप्त एक पत्थर का कुर्सी बनाया हुआ था, जब वो आता था तो उसी पर रह करके वो जुडिशरी सिस्टम को वो देखता था और उस जुडिशरी में रह करके सजा उस पर किए जाते थे। लेकिन ये सजा जो थे वो सिर्फ और सिर्फ दीवानी कानून और फौजदारी कानून के लिए ही थे। लेकिन हम देखते हैं कि गुप्त खानदान में पहली बार जात बिरादरियों पर कानून मुनहसर थे। इसका मतलब यह हुआ कि कानून जो थे उस वक्त 4 जातियां थी। एक को जो कहते थे अपर कास्ट, लोअर कास्ट, निम्न कास्ट, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम था पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रिय का काम था उनको हुकूमत के फौज में काम करना, वैश्य का काम था कारोबार करना और उसके बाद जो है जो शूद्र का था इन तीनों लोगों को खिदमत करना। लेकिन हम जब कानून कई जातों में मतलब के ये थे तो उस जमाने में कानून जो थे वो अलग अलग तरीके से दिए जाते थे। यही वजह है कि गुप्त खानदान में नारद और मनु 2 ऐसे कानूनदां थे जिन्होंने मनुस्मृति और धर्मशास्त्र जैसे किताबों का उन्होंने लिखा, जिसमें मनुस्मृति की शुरुआत ही जो है ये गुप्त खानदान में देखने को मिलती है। मैं आगे इस सिलसिले में और आगे मैं ये से कहना चाहूंगा, लेकिन जब हम इंतजामिया के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि मनुस्मृति यानी कि मनु ने जो किताब लिखी थी उसे मनुस्मृति कहा गया और नारद ने जो किताब लिखी थी उसे धर्मशास्त्र, जो ये जो ग्रंथ जो लिखे गए थे ये इपिक जो थे वो थे ब्राह्मण के जरिया लिखी गई थी, यानी कि ऊंचे जात के जरिया ही लिखी गई थी। इस तरीके से हम देखते हैं कि कानून को पेशे के एतबार से उसमें अलग अलग तरीके से बंटवारा किया गया था और यही वजह है कि एक कानून जो था वो गिल्ड, जिसको श्रेणी कहते हैं, जिसको गिल्ड कहते हैं, जो ऐसे लोग जो कारोबारियों का सबसे बड़ा समूह है और उसका जो कानूनी जो है कार्रवाई जो करते थे वो जो है वो उनका अलग इंतजामकार, उसका अलग जुडिशरी हुआ करता था। आज की भांति हम देखते हैं कि जिस आज के जरिए जो देखते हैं कि बहुत सारे इनकम टैक्स वगैरह का जो भी मतलब ये है तो वो इनकम टैक्स के लिए अलग कानून है, उसके अलग सुनने वाले हैं, अलग उसके ये है। इसमें कोई दीवानी या फौजदारी जजेस के पास लोग नहीं जाते हैं, बल्कि वो जाते हैं उस डिपार्टमेंट में जाते हैं जहां पर उसी तरीके से श्रेणी, ऐसे गिल्ड ऐसे लोगों को कहते थे कि जो पेशेवर
थे उसका इंतजाम करने का जो है जिम्मा उनको खुद था। तमाम इंतजामिया जो थे, चाहे वो दीवानी हो, चाहे वो फौजदारी हो, चाहे वो गिल्ड का हो, पेशावाराना हो, ये सभी का जो हेड होते थे वो बादशाह होते थे। बादशाह वो अपने तमाम लोगों के पास अपनी आज की भांति मिनिस्टरों को, मंत्रियों को वो विभाग बांट दिया करते थे। और यही वजह है कि उनके जमाने में जो है बहुत तेजी के साथ जागीरदाराना, सूबाई, ये सारे चीजों को मतलब के कायम किया गया। इसी तरीके से हम देखेंगे कि ये जो हुकूमत जो थी वो जो है वो एक एम्पायर से शुरू हुई, राज, फिर उसके बाद राष्ट्र, उसके बाद देश, उसके बाद मंडल और उसके बाद जो है पृथ्वी। इसका मतलब यह हो गया कि आज की भांति, आज के मुताबिक अगर दिल्ली है तो स्टेट का अलग, कमिश्नरी का अलग, डिस्ट्रिक्ट का अलग, ग्राम का अलग, शहरी क्षेत्र का अलग इंतजामकार होते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि आज के जमाने में किसी भी चीज को ये करने के लिए, जैसे फौज को चलाने के लिए उस जमाने में जो रोल होता था उसको कहा जाता था महासेनापति। आज का क्या कहलाएगा? आज का कहलाएगा यानी कि वो रक्षा मंत्रालय। अगर कोई भी उस जमाने में आज की भांति, आज के मुताबिक जहाज वगैरह नहीं थे तो वहां पर जो है महापालीपति, जिसको उर्दू में कहते थे हाथी का फौज, यानी कि जो शख्स हाथी का सबसे बड़ा जो जिम्मेदार होगा और वही मतलब कि उसको महाबली के नाम से जाना गया। हम और आप जानते हैं कि सिकंदर आजम और चंद्रगुप्त के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उस बीच के लड़ाई का सबसे बड़ी बात यह है कि कौटिल्य ने अपने स्ट्रेटेजी में उन्होंने ये किया कि बारिश का इंतजार करने लगे। जब वो लड़ाई जो है, जब ग्रीक के लोग यहां पर आए, भारत में लड़ने के लिए आए, तो बारिश का ये करने लगे। क्यों? कि ग्रीक के लोग जो सिकंदर आजम की जो फौज थे वो घोड़सवार थे, अब भारतीय लोग जो थे वो हाथी मतलब कि जो है ज्यादा इस्तेमाल करते थे। तो जो वो लोग के पास घोड़ा और भारतीय लोगों के पास हाथी, तो हाथी जिनके पास था वो ज्यादा देर तक नहीं हो सके और चंद्रगुप्त इसी वजह से जीत हुई। और यही वजह है कि जब चंद्रगुप्त हेलेन की जब शादी हुई चंद्रगुप्त से, तो उन्होंने 500 हाथी हिंदुस्तान से बाहर उनको ये नजराना दिया था। फिर मैं आगे ये करूं, एक घोड़सवार का एक ऑफिसर हुआ करता था, जहां पर अश्वरोही प्रकार का, अश्व माने घोड़ा, जिसको उर्दू में कहते हैं अश्व, अश्व का जो है वो जो होता था उसको भी एक कहा जाता था महा संग्राहिक। वैसे लोग जो स्टोर का, रिकॉर्ड का जो रखवाली करते थे उसे ये कहा गया। और यही वजह है कि ये लोग अपने कम से कम गुप्त खानदान के
इंतजामिया अमूर को चलाने के लिए 4-5 ऐसे थे, जिसको फौज, जिसको फाइनेंस, जिसको जुडिशरी और जिसको स्टोर कीपर और जिसको ये क्या नाम है, एम्बेसडर फॉरेन। ये 5 ऐसे चीजें थे जो बहुत ज्यादा मजबूती थी। और यही वजह है कि गुप्त खानदान ने अपने आप को हुकूमत चलाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा इंतजाम कर रखा था। दूसरी तरफ जितने भी जो राजा थे, अपनी बादशाह अपने आप को वो देवता यानी देवता के प्रतिनिधि यानी कि असिस्टेंट मानते थे। दूसरी बात ये, जो इनके ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको महीना तनख्वाह नहीं दिया जाता था, बल्कि उनको जमीनें दी जाती थी। और उस जमीन को देने का मकसद यह था कि वहां पर जमीन उनके कब्जे में रहते थे और वो उनको नजराना के तरीके से, उनको महानवारी के हिसाब से उनको जमीन दिया करते थे। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि राजा का जो पहली बार बादशाह का जो लड़का होता था उसको कुमारा मात्य कहा जाता था, यानी कि राजाओं का छोटा राजा। कुमार माने होता है छोटा और मात माने होता है राजा, छोटा राजा। राजा का बाद जो जानशी हुआ करता था वो जो है उसका जानशी जो है कुमारा मात्य होता था। और ये कुमारा मात्य जो थे वो मंत्रियों से उनका डायरेक्ट वास्ता हुआ करता था। और ये कुमारा मात्य जो है वो डायरेक्ट बादशाह को पूरे सूरत हाल जो है वो बताया करते थे। ये कुमारा मात्य का जो है वो सूबा में, प्रांतों में उसकी हुकूमत चलती थी। जैसे बिहार का स्टेट हो गया तो वो स्टेट में होती थी, और सेंट्रल में आज जो है सेंट्रल का अलग होता है। तो पूरे जो सेंट्रल का जो है मालिक जो है वो बादशाह होता था, और उसके सूबा का जो मालिक होता था वो कुमारा मात्य होता था। उसके बाद कुमारा मात्य के बाद जिसके पास उनके ये नहीं हुआ करते थे उसको गवर्नर के रूप में नियुक्ति की जाती थी, और उनको नकद भुगतान किया जाता था। कहीं कहीं पर इनका जिक्र है कि गवर्नर को करीब करीब 85,000 पन, यानी कि आज का रुपया को उस जमाने में पन कहा जाता था। और यही वजह है कि उस वक्त जो है रुपये की कीमत वो जो है बहुत ज्यादा हो गई थी। उसके इंतजामिया में केंद्रीय यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में एक व्यक्ति, एक शख्स कई पदों पर रह सकता था, और जो हुकूमतें जो होती थी वो खानदानी हुआ करती थी। और जो ऊंचे पद पर यानी कि जो सबसे ऊंचा जो ये ऑफिसर जो होता था वो बादशाह के ही खानदान का लोग ज्यादा रहा करता था। अब आप देख लीजिए कि जैसे किसी भी ये को जो है हमने आपको पहले बताया कि वहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे आए हैं जिसके बारे में महासंधि विग्रह यानी कि ये काम आज का एम्बेसडर, इसका मतलब ये हो गया कि फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत होती थी। ये क्यों जरूरी थी? इसलिए कि जब दो राजाओं के बीच में ताल्लुकात जब अच्छे नहीं होते थे तो वो जो राजा जो था वो संधि के जरिया एक दूसरे के राय मशवरे से जो उस वक्त का जो ऑफिसर होता था उसको कहते थे संधि कराने वाला, दोस्ती कराने वाला। उसी तरीके से महादंड नायक की हैसियत
आज की चीफ जस्टिस की है। यानी कि ये भी वह उस जमाने का जो है एक बहुत बड़ा ये हुआ करता था, जिसे कहा जाता था महादंड नायक। उसी तरीके से आप अगर देख लीजिए तो आपको महासेनापति यानी कि सेना का सबसे ऊंचा ऑफिसर, महापीलीपति जिसका मतलब यह हो गया कि हाथी का सवार यानी हाथी का चलाने वाला सबसे बड़ा ऑफिसर, महाअश्वपति जो घोड़े को चलाने वाला जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। जिस तरीके से आज का जो है ये क्या कहते हैं महासेनापति जो होता है, उसी तरीके महासंधि विग्रह युद्ध के मौके पर शांति बहाल करने वाले को महासंधि विग्राहिक कहा गया। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि विनय स्थिति स्थापक ऐसे ऑफिसर जो धार्मिक मामलों को अच्छे तरीके से देखता था। अब हम आपको ये कोशिश करेंगे कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए हुकूमत जो है वो अपनी पूरी तरीके से मतलब कि वो चलाता था, लेकिन उसमें सबसे बड़ी खूबी की बात यह थी कि ये सारे जो है प्रांतों में, स्टेटों में वो उसको भी अलग अलग किया हुआ था। राजा बादशाह तो एक जगह पर रहता था, लेकिन उसके जो प्रांत में जो लोग थे और उस प्रांत के में उसको भक्ति, जिसको आज का कमिश्नरी कहा जाता है, उसको भक्ति में बांटा हुआ था। जैसे सौराष्ट्र का शासक जो था वो अवंती एक जगह है, वहां पर जो है वो उसके ये क्या नाम है प्रांत में यानी कि कमिश्नरी में वो हुकूमत करते थे। मालवा के लोग जो है एरन जो है जो मालवा में हुकूमत करते थे। उसी तरीके से तीरभुक्ति जो उत्तरी बिहार में जो ये जो थे गणराज ये भक्ति ये करते थे। उसी तरीके से उत्तरी बंगाल में पंडुवर्धन और उसके बाद वर्धमान उत्तरी बंगाल और मगध के क्षेत्रों में जो है मगध के क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल के मतलब के जो लोग जो है वो ये करते थे। इसी तरीके से अगर हम आपको देखें तो हम ये देखेंगे कि जो प्रांतीय शासक के जमाने में जो यानी कि जो कुमारामात्य जो हुआ करते थे, राजा की बादशाह का जो साहबजादे हुआ करते थे, उस साहबजादे में आप अगर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कुमारगुप्त के जमाने में जो है वो घटोत्कच, स्कंदगुप्त के जमाने में पारंदर और कुमारगुप्त के मामले में वीरादत्त, ये सब सारे जो है प्रांतीय शासक थे। यानी कि चंद्रगुप्त आप देखेंगे, फिर आपको मतलब मैं रोशनी में डालना चाहूंगा कि जो प्रांतीय जो शासक जो थे, जिस तरीके से समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के बीच में जो रामगुप्त का जो तवारीख जो हम और आप जो है जो ये करते हैं, उसमें आप ये देखेंगे कि उसमें ध्रुव देवी के जरिया जो है जो रामचंद्रगुप्त सेकंड जो है का जो है जो एक जगह पर प्रांतीय शासन कर रहे थे। इसी तरीके से फौज का इंतजामिया के लिए जो है राजा जो है सेना का सबसे बड़ा ऑफिसर हुआ करता था, जिसको परम भट्टारक कहते थे। राजा एक ही स्थान से जो है एक स्थान पर रहते थे और दूसरे स्थान पर जाने के लिए अपने मंत्रियों को जो है ज्यादा ये करते थे। उसी तरीके से हुकूमत चलाने के लिए राजा ये गुप्त खानदानों ने, खासकर चंद्रगुप्त सेकंड ने 9 रत्न रखे थे, जिसमें हरिसेन जो कानून और सलाहकार और जो 2 राजाओं के बीच में जो एम्बेसडर का काम करता था, फॉरेन मिनिस्टर का काम करता था। शाह जिसे वीरसेन कहते थे। उसके बाद शिखर स्वामी मंत्री कुमार अमात्य थे जो
राजा के जो है बेटे हुआ करते थे, और उसके अलावा पृथ्वी सेन, ये सब सारे ऐसे जो इंतजामिया के जो थे वो हुकूमत चलाने के लिए उनको ये करते थे। इंतजामिया को चलाने के लिए सूबाई इंतजाम भी किया गया था, जो एक प्रांत को दूसरे प्रांत से जो है दूसरे नियंत्रण रखने के लिए जो एक दूसरे से मिलाने के लिए किया जाता था। चूंकि प्रांत जो है वो जो है पूरे सूबाई में जो है ये करते थे, उसी तरीके से वो सारी चीजों को ये सूबाई को उन्होंने जो है नगर शासन में अपना ये किया था, और नगर को गांव का इंतजामिया किया था, और गांव वाले लोग जो है वो एक मंडल के रूप में जो है ये करते थे। जिस तरीके से आज के हुकूमत में हम देखते हैं कि सेंट्रल, सूबाई, ये कमिश्नरी, डिस्ट्रिक्ट और गांव का इंतजामिया और नगर का इंतजामिया, ठीक उसी तरीके से तो गुप्त खानदान में भी इस तरीके का इंतजामिया था। पुलिस महकमा उसके सूरत में जो हैसियत हासिल थी वो जो है उसे रक्षित कहा जाता था, जिसे भाट कहा जाता था, जिसे चाट कहा जाता था। यानी कि जो उस जमाने में जो पुलिस महकमा की सबसे बड़ी जो ये जैसे आज की स्थिति में जो है वो एसपी का हैसियत रखती है, उसी तरीके से खुफिया तंत्र को चलाने के लिए स्पाइनेज सिस्टम बहुत ही मजबूत हुआ करते थे। ये सारी चीजों की जानकारी हमें फाहियान से और हुएनसांग चीनियातियों ने जो है अपनी बातों में ये कहा है। कानूनी महकमा को बहुत मजबूत बादशाह उसका मालिक होता था। 4 तरह का अमला कानून में था, जिसने बादशाह के जरिया 4 होते थे। आज के जमाने में जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है और गांव का कोर्ट है, ठीक उसी तरीके से उस जमाने में भी जो है इसी तरीके का मतलब के कानून का चलाया जाता था। सबसे छोटी इकाई जो थी वो गांव की इकाई थी, जिसको मुखिया, महत्ता, ग्रामीण ये सब सारे कहे जाते थे। सबसे बेहतर हुकूमत इंतजामिया सूरत हाल डॉक्टर अल्टेकर साहब ने इनके बारे में कहा है कि अगर जागीरदाराना हुकूमत को अगर देखना है तो हमें आपको ये देखना होगा कि गुप्त खानदान ने अपने हुकूमत में बहुत ही बेहतर हुकूमत किया, और यही वजह है कि गुप्त खानदान अपने ये में बहुत अच्छा काम किया। अब चूंकि गुप्त खानदान को में जो लोग जो थे जो तवारीखदानों के नजरिए में गुप्त खानदान ने क्या कहा है और क्यों इसके बारे में यह है, मैं एक आपको इसके सामने इनका एक बात मैं बताना चाहूंगा ताकि इससे आपको ये समझ में आए कि एक आम आदमी जो बात कहे उसको हम कैसे समझे। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आर.एस. मजमूदार साहब अपने किताब में कहते हैं कि गुप्ता एज हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन rapturous terms as a golden age, the classical period of Indian history etc, and fully does it deserve the application. It was during this period that India intellect reached in high watermarks in the most branches of the science, literature and culture, and civilization reached a unique stage of development in which in deep impress upon the succeed age। ये आर.सी. मजमूदार जो है अपनी किताब में कहा है। उसके अलावा पांथरी साहब ने भी कहा है, उसके बाद घोषाल साहब भी बहुत अच्छी बात कहा है उन्होंने कि इट वाज द इम्प्रेसिबल ग्लोरी ऑफ द इंपीरियर दैट दे गेव देयर द सब्जेक्ट द बेनिफिट ऑफ Gupta's peace without having the resource those harsh method of the police control and criminal। इसका मतलब यह हो गया। उसके बाद जो है घोषाल साहब वगैरह जितने भी जो लोग थे उन लोगों ने ये कहा कि ये हुकूमत चलाने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा हार्श नहीं किया, यानी कि सजा को बहुत ही कट्टर नहीं किया। जिस तरीके से आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में बेबीलोनिया में
जो हैसियत जो थी हमुराबी की कि टिट फॉर टैट, ऐसी बात नहीं है। बहुत ही आसान मतलब के जो है उसके जमाने में मतलब के हुकूमत चलाने के लिए इंतजाम किए गए थे। इसी तरीके से हम आपको इस पर जितनी भी रोशनी डाली जाए वो कम है, लेकिन अब मैं ये चाहूंगा कि आखिर ये माशियात में इनका क्या रोल अदा हुआ है। आप ये अच्छी तरीके से जान जाइए कि ये गुप्त खानदान को गोल्डन एज कहा गया। गोल्डन एज इसलिए नहीं कहा गया कि उस जमाने में जो है तमाम तरह की तरक्कियां मौजूद थी। सबसे ज्यादा सोने की सिक्के अगर किसी भी खानदान को मिले, किसी भी हुक्मरान को मिले हैं, तो सिर्फ और सिर्फ गुप्त खानदान को मिले हैं। और यही वजह है कि इसके जितने भी जो है ये उनके कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कहता है कि किसी भी हुकूमत की शांति और समृद्धि यानी कि उसके विकास के लिए इकोनॉमी का होना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से उन लोगों ने जो है जमीन को मुआशी हालात को मुआशियत के लिए सबसे पहले जमीन की काश्तकारी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा उन्होंने दे रखा था। उसके लिए कर व्यवस्था के लिए, टैक्स के लिए 1/6 हिस्सा, यानी कि अगर किसी के पास 100 केजी अगर हुआ है तो उसका जो है करीब करीब 6 हिस्सा यानी कि आपको दे देना है सरकार को। और लेकिन उसके लिए जो है सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मणों के साथ ऐसी बात नहीं थी। ब्राह्मणों को उनको टैक्स माफ कर दिया जाता था। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम देखेंगे जो फौज में काम करते थे उनके लिए भी टैक्स माफ था, और जो पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे उसमें भी जो है वो टैक्स जो था वो माफ कर दिया जाता था। गुप्त खानदान में हम देखते हैं कि माशी हालत को करने के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब ये था। और यही वजह है कि उस जमाने में ये जो थे वो व्यापार बहुत तेजी के साथ मतलब कि ये बढ़ गए। इसीलिए उस ये में गिल्ड नाम का जो है मतलब कि एक महकमा जो है लागू कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो कपड़ों का जो है शुरुआत यही गुप्त खानदान से देखने को मिलता है। यानी कि कपड़ों की फैक्ट्रियां ये तिजारत और में बहुत तेजी के साथ ये होना शुरू हो गया। लेकिन आखिर दिनों में जो स्कंदगुप्त के जमाने में चूंकि हुन आक्रमण बहुत ज्यादा हुए और हुकूमत होने के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनके ट्रेड एंड कॉमर्स में कमी आना शुरू हो गई। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि गुप्त खानदान का समाज बहुत ही अहम समाज था। यानी कि हम इसको देखें तो मुझे ये समझ में आता है कि गुप्त खानदान में ब्राह्मणों की स्थिति बहुत अच्छी थी। 4 तरह के ये जातियां होती थी, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन समाज में जितने भी जो हुक्मरान हुए हैं वो बहुत ही सभी मजहबों का जो है वो ये एहतराम करते थे। यही वजह है कि अब गुप्त खानदान में आप हम देखेंगे कि हिंदू धर्म का बहुत तेजी के साथ क्या नाम है तरक्की हुई। और तमाम रामायण महाभारत वगैरह सारी चीजों जो है इनके जमाने में तो लिखी गई, लेकिन गुप्त खानदान वालों ने बौद्ध धर्म को बहुत तेजी के साथ उन्होंने ये किया। यही वजह है कि कुमारगुप्त ने ये उन्होंने क्या नाम है ये किया, नालंदा महाविहार खोला। उसके बाद हम देखेंगे कि गुप्त खानदान में जो है सोने के लिए जो है सोने के अब बहुत ज्यादा ये था। और यही वजह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि औरतों की स्थिति जो है
गुप्त खानदान में औरों के मुकाबले में और हुकूमत के मुकाबले में अच्छी हो गई थी। इसका मतलब यह हो गया कि माँ बाप के जायदाद में औरतों को नहीं दिया जाता था। शादी ब्याह के मौके पर जो उन्हें मिल जाता था वो उसे रख लिया करते थे। इसी तरीके से आप देख लीजिएगा कि सती प्रथा का जो है वो शुरुआत करीब करीब हो चुकी थी सती प्रथा का। अब ये सती प्रथा का जो हुआ था, शुरुआत हुई थी, उसको हमको पता लगाने के लिए हमको भानुगुप्त का जो एलन अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, जो मध्य प्रदेश से मिला है, उससे ये पता चलता है कि उस जमाने में औरतों की हालत में सुधार हुई और वालिद और उसके खामिन यानी कि हस्बैंड के तरफ से उसको जायदाद में उसको हिस्सा नहीं दी जाती थी। लेकिन ब्राह्मणों को नारद स्मृति और मनु स्मृति का जो है कोई विशेष अधिकार नहीं मिले थे। यानी कि जो दो बहुत अहम जो है जो धर्मशास्त्र लिखे गए थे, जिसको नारद और मनु स्मृति लिखा था, उस वक्त उसको लागू कर दिया गया था। शूद्रों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, यानी कि शूद्र भी जो थे, यानी कि वो जो है सब शूद्र में, सब जाति में बढ़ गए थे, जिसको चंडाल कहा जाता था। शूद्र जो है वो कभी गांव में नहीं रहते थे, उनको जो है चंडाल को उनको बहुत हीच निगाह से देखा जाता था, जिनको गोश्त वगैरह जो है का कारोबार यही शूद्र किया करते थे और ये चंडाल उसका मदद करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में जो शूद्र जो खेती बाड़ी करने की इजाजत उनके हासिल नहीं थी, लेकिन हम ये देखते हैं कि उनको 7वीं शताब्दी में जो है शूद्रों की स्थिति अच्छी हो गई। यानी कि गुप्त खानदान में शूद्र की जो स्थिति जो थी, वो स्थिति जो है रामायण महाभारत और वेद पुराण ये सब सारे चीजों को सुनने की आजादी थी, लेकिन पढ़ने की आजादी बिल्कुल नहीं थी। इसी तरीके से शादी ब्याह इंटर रिलीजन यानी कि होने की शुरुआत देखी जाती है। यानी कि चंद्रगुप्त ये सेकंड की शादी, चंद्रगुप्त सेकंड की शादी जो लक्ष्मी गणराज जो राजपूतनी थी और चंद्रगुप्त जो है जो वैश्य थे, इंटर रिलीजन की शादी होना शुरू हो गया था सती। और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि कदम हो गया, नाग हो गया, ये सब सारे प्रभादेवी हो गई, ये सब सारे लोग जो थे जो ब्राह्मण थे वो शादी ब्याह एक दूसरे से करना शुरू कर दिया था। इसी तरीके से हम अगर देखते हैं तो सती प्रथा का जो है बहुत ज्यादा रिवाज नहीं था, पॉलीगेमियस था, यानी कि एक मर्द कई औरतें रखने का रिवाज था। शादी के लिए मनु स्मृति ने कहा, मनु में कहा गया है कि 8 से लेकर 9 बरस के बाद ही लोगों की शादी, फिर बाद में 14 बरस तक शादी करने का इजाजत हो गया। इसी तरीके से जो है अछूतों को बाहर रखना पड़ता था और औरतों की हैसियत काफी जो है मजबूत हो चुकी थी। इसीलिए हम देखते हैं कि गुप्त खानदान में जो है सब कास्ट का रिवाज कायम हो गया था। यानी कि अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे तो चंडाल भी एक शूद्र का दूसरा सब कास्ट था। और ये दोनों शूद्र होने के बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों में बड़ी नाइत्तेफाकी हुआ करती थी। जो आज की भांति जो आज जो समाज में देखते हैं कि एक जात दूसरे जात को देखना पसंद नहीं करता है, आज जितनी भी केस मुकदमा देखेंगे तो अपने धर्म, अपने जात से ज्यादा लोगों को जो होता है। इसी तरीके से गुप्त खानदान में हम ये 4वीं शताब्दी में भी हम देखते हैं कि शूद्र भी जो है अपनी हैसियत को मनवाने के लिए, और अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के ऊपर हमलावर हुआ करते थे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि राजपूत जो थे, जो ब्राह्मण जो थे,
वो तो क्या नाम है, मजहबी किताबों को पढ़ाने का काम अब रह गए। राजपूत जो हुए वो फौज में अपना जो है वो आए, यही वजह है कि शक हो गया, हुन हो गया, जाति जितनी भी आ गया, कुषाण जाति जो हुए, ये सब सारे लोग जो विदेशी थे, गैर मुल्की थे, इन लोगों ने उनको राजपूतों को अपने फौज में रखना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि क्षत्रिय लोग जो है इसमें जो 36 क्या नाम है खानदानों में इन लोगों को बांट दिया गया। और यही वजह है कि 36 कुल में जो है सब कास्ट में हम देखते हैं। उसी तरीके से गुप्त खानदान में माशी हालत बहुत ही अच्छी थी, गैर मुल्की कारोबार बहुत कम हो गया। उसके उनके तीन वजूहात में एक तो हो गया कि हिंद आक्रमण हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि इकोनॉमी में जो है फ्लोरिश होना कम हो गया। तीसरी बात यह होगा कि जमीन जो राजा जो ब्राह्मणों को दिया करते थे, जो सेनापति फौज को दिया करते थे, वो लोग जो है ये इसका टैक्स नहीं दिया करते थे। जमीन एक जगह रहती थी और उसका जो है जो जमीन कमती गई और आवाम जो है लोगों की आबादी बढ़ती चली गई, इसलिए जो है वहां से मुआशी हालात बहुत ही जो है कमी होने लगी। उज्जैन के जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो जो है सभी की जगह पर जो है वो सभी मशहूर हुआ करते थे, इसलिए कि वहां जो है वो उसकी राजधानी हुआ करती थी। इसलिए हम देखते हैं कि गुप्त खानदान में जो माशी हालात बहुत ही अच्छे थे और यही वजह है कि अपने माशी हालात को ये करने के लिए उन्होंने अपने अधिकारियों को, अपने ऑफिसरों को कई हिस्सों में बांट दिया था। हम बताना भूल गए कि कायस्तों का जो समाज में कायस्त जो हुआ करते थे, वो जमीन का नाप तौल या लिखा पढ़ी करने का जो जिम्मेदारी जो होता था, वो कायस्त जिसको आज लाला कहते हैं। और यही वजह है कि आज जो है उनकी हैसियत जमींदाराना और ये क्या नाम है रही है और वो जमींदारों से बहुत ही करीब रहा है। उसके बाद हम अगर देखते हैं कि गुप्त खानदान अदब में जो है बहुत ही बड़ा अहम रोल अदा किया है। अब हम देखते हैं कि रामायण महाभारत दो ऐसी किताबें महाकाव्य इपिक जो संस्कृत में जो है उसको ये किया गया, संस्कृत में उसको ये किया गया और संस्कृत में जो है उसको ये किया गया। ड्रामा का भी आगाज गुप्त खानदान में हुई। गुप्त खानदान की औरतों को हम देखते थे कि गुप्त खानदान पर्दा का सिस्टम गुप्त खानदान में नहीं था, लेकिन ऊंची जात की औरतें जो है वो हमेशा जो है पर्दे में रहती थी और क्या नाम है वो अपना जो नीच जात के जो लोग होते थे वो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। और यही वजह है कि इस गुप्त खानदान में जो है बहुत सारी चीजें गुप्त हुकूमत में जो है मजहबी किताबों का अमल में आया, जिसमें जो है रामायण और महाभारत। रामायण में जो है राम की खानदान की तफसील किस्से अगर आपको देखना होगा तो आप रामायण की किताब में देखेंगे और महाभारत की किताबों में देखेंगे कि कौरव और पांडव दो अपने चचेरे भाई थे, दोनों का संघर्ष, दोनों की ये लड़ाई स्ट्रगल जो दोनों कुछ के लिए मतलब के मशहूर है। उसी तरीके से भागवत गीता की भी शुरुआत इसी गुप्त खानदान में हुआ। अब यही वजह है कि भागवत गीता में जो है कहा गया है कि जो जैसा काम करेगा उसको फल वैसे ही दिया जाएगा। गीता का श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही उसका फल मिलेगा। ये गीता का जो है। पुराणों का भी जो है इसी जमाने में लिखी गई। उसके बाद जो है स्मृति, यानी स्मृतियां, जितनी स्मृतियां हैं उसको जो है गुप्त खानदान में ही देखने को मिलेंगे। यज्ञवाल्क हो गया, नारद हो गया, कात्यायन हो गए, बृहस्पति हो गए, ये सब सारे मतलब के जो है इन्हीं के जमाने में हुआ। विष्णु पुराण जिसको पंचतंत्र के जरिया किया गया, जो मंत्री भेद
और जो मंत्रियों के बारे में जो है पूरा ये है। पंचतंत्र की हैसियत जो विष्णु शर्मा ने लिखा था, पूरे हिंदुस्तान में ही, पूरे इस मुल्क में सबसे ज्यादा पढ़ने वाली और सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइबल के बाद अगर कोई दूसरी किताब महाकाव्य है तो वो पंचतंत्र है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि साइंस में और साइंस में और ये साइंस में और डॉक्टर क्या नाम है, ये मेडिकल के ये में बहुत बड़ा इन्होंने जो है काम किया है। और यही वजह है कि साइंस के लिए जो ज्योग्राफी का जो है, जो खगोल शास्त्र जिसको फलक्यात, और मिहिर एस्ट्रोलॉजी के लिए बृहद संहिता जिसको कहते हैं, ये सारी चीजें जो है वराह महिर के जरिया जो है लिखी गई थी, जिसको वराह संहिता कहते हैं। वराह संहिता जो एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छी किताब मतलब कि ये है, जो एनवायरमेंटल ज़ाब्ता अखलाक के लिए बहुत अच्छा है, जो आबो हवा के लिए बहुत अच्छा है। ये सारी किताबें जो वाल्मीकि ने किया था। आर्यभट्ट को अगर हम देखते हैं तो हमको ये पाते हैं कि आर्यभट्ट ने हिसाब का जो जीरो का भी शुरुआत यानी कि फाउंडर वो इसी बिहार के ये त्रेगना जगह पर है, जो जहां पर जीरो का जो है ये हुआ। जमीन सूरज की तरफ चारों तरफ घूमती है, ये सारी बातों का जो है आर्यभट्ट ने ही बताया था। कुछ साइंसदानों ने बताया कि जमीन जो बहुत सारी ऐसी चीजें जो जीरो के बगैर अमल में नहीं आती, हिसाब में ये पूरी इस आर्यभट्ट का ये किया हुआ है। उसी तरीके से ये क्या नाम है, फिजिशियन के मामले में वान भट्ट जो अष्टांग हृदय, नवीनतम और धनवंतरी जैसे मतलब के जो है फिजिशियन पूरे हिंदुस्तान में आज भी मशहूर माना जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि तवारीखदानों ने इसको जो है प्रीक्लेज क्या नाम है और क्लासिकल एज से मतलब के मुशावा किया है। आर एस शर्मा और डी कोशाम्बी, उर्मिला थापर जिसके मुताबिक जागीरदाराना हुकूमत की शुरुआत का अगर किसी को श्रेय जाता है, शहर का उरूज और जवाल और तिजारत कारोबार में जवाल भी इसी के हुकूमत के बाद शुरू हो गया था। इसका मतलब यह हो गया कि उसके हम देखते हैं कि लिटरेचर में कात्यायन जो है बहुत बड़ा मतलब के फिलोसफर था, जो उच्च और समाज में हम अगर देखते हैं तो उस जमाने में जो था ऊंचे लोग, जो ब्राह्मण तबके के लोग जो थे, जो क्षत्रिय तबके के लोग थे, वो नाच गाने में और कला में, अदब में उनका बहुत विशेष ये था। यानी कि वैश्य को और शूद्रों को ये जो है इन चीजों को ये करने की जरूरत नहीं थी। इस तरीके से शादियात जो है एक आदमी जो है 3-4 शादी मतलब के करने का रिवाज था। इसी तरीके से हम देखते हैं कि गुप्त खानदान में जो है एक बहुत ही बड़ा मतलब के जो है ये रहा है। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि गुप्त खानदान में अगर देखा जाए तो कवि और ड्रामा का जो है सबसे पहले शुरुआत हुई। इसीलिए जो है महाकवि के जिसको जो है शायरों का शायर कहा गया है, जिसको कहा गया है सौपन वादिता, चारुदत्त, पंचतंत्र, दूत वाक्य, बाल चरित, अभिषेक। नागरिक चूंकि ये सब सारे ऐसी किताबें हैं जो हिंदी में लिखी गई है और संस्कृत में लिखी गई है, चूंकि चंद्रगुप्त खानदान संस्कृति के लिए और हिंदी को फरोग देने का एक अहम मतलब के जो है ये जमाना कहा जाता है, इसीलिए उसका उर्दू होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि महाकवि भाट ने 13 तरह का नाटक लिखा, कवि शूद्रक ने मच्छुक कट्यम लिखा, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा, कवि भारती ने किरात जुल्फ लिखा, कवि भट्टी ने रावण युद्ध लिखा, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा, वत्सायन ने न्याय भाष्य लिखा,
असंग ने महायान संप्रद लिखा, आर्यभट्ट ने सिद्धांत नामक पुस्तक लिखा। और ये बताता है कि पूरी दुनिया इसी तरीके से अदब में देखते हैं तो हम देखते हैं कि अदब में भी जो है इनका बहुत बड़ा मतलब कि अहमियत रहा है। हम जब चंद्रगुप्त खानदान का जब हम ये देखते हैं तो देखते हैं कि वो खानदान बहुत ही उरूज वाला रहा है और बहुत शाही खानदान रहा है। और यही वजह है कि इनके हुकूमत में जो हैसियत हासिल थी वो हैसियत जो है कहीं और देखने को नहीं मिलती है। ये बात अलग बात है कि मौर्य खानदान में जो डेमोक्रेसी जो थी और ये गणतंत्र भी थी, लेकिन हमको गुप्त खानदान में राजतंत्र को देखने को मिला। आज की हुकूमत को अगर हम देख लें और अगर गुप्त खानदान के हुक्मरानों को अगर हम मुशावा कर ले तो मुझे ये समझ में आ जाता है कि जो हैसियत आज जितने भी हुक्मरानों की जो करने का तर्ज अमल है वो गुप्त खानदान से, गुप्त हुक्मरान से मिलता जुलता है। यही वजह है कि गुप्त खानदान जो है और ये क्या नाम है का उरूज जो होता है हिंदू धर्म के उरूज में गुप्त खानदान का बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर हम ये कहें कि गुप्त खानदान में हिंदू धर्म का उरूज बहुत तेजी के साथ हुआ तो ये कहना गलत नहीं होगा। हाज़रीन नाज़रीन, मैंने कोशिश की है कि आप तमाम लोगों को जो गुप्त खानदान दौर हुकूमत में मुआशियत, मुआशरा, सकाफत और सियासत में क्या रोल रहा है, क्या हैसियत रही है, मैंने इनको बताने की कोशिश की है। लेकिन इस चैप्टर में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी जो है हमने ये किया है, क्योंकि हम उसे भूल नहीं सकते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी जिस तरीके से मौर्य खानदान में हम देखते हैं कि जीवन, उसी तरीके से हम अगर देखते हैं तो गुप्त खानदान में धनवंतरी जैसे ये जो है इसी क्या नाम है बिहार से ये हुए कायम हुए और इसलिए हम जो है इसको हमने इसमें रखने की कोशिश की है। तो ये तमाम चीजें होने के बाद जो है हम ये कह सकते हैं कि गुप्त खानदान अपने कारकर्दगियों के लिए, अपने सूरत हाल के लिए, अपनी जिंदगी को आराम और आसाइश करने के लिए एक मजबूत हुकूमत 200 सालों तक रहा, एक अच्छी सियासत बख्शी जो अपने पूरे इंतजामिया उमूर से मरकजी इंतजामिया, फौजी इंतजामिया, कानूनी इंतजामिया और उसके बाद जो है सभी तरह से कर करके एक शानदार रिवाज का कायम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आदाब।